नमस्कार। पार्ट 4A उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषा, मुख्य अंग, सहायक अंग और सहायक अंगों से निकलने वाले अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थों के बारे में और अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। शुरू करते हैं, पर उससे पहले यदि वीडियो में कोई समस्या या कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट करें, कहें, बताएं। नहीं समझ में आता हो तो पूछें, और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा के रूप में देखिए, उत्सर्जन तंत्र यानी कि मनुष्य में या कोई भी जीव जंतु जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। बात करते हैं मानव के लिए, तो मानव में या मानव शरीर में, सजीवों में अपशिष्ट पदार्थों को, और अपशिष्ट पदार्थ होते कौन से हैं? जब भोजन कर लिया जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है, शेष भोजन जो अपचित रह जाता है। इसके अलावा जो हम पानी भोजन के बाद पीते हैं, इसके अलावा जो पानी हमारे भोजन के पाचन में काम आ जाता है, इसके शेष जो बच जाता है वो अपशिष्ट पदार्थों में पसीने के रूप में, आंसू के रूप में, मूत्र के रूप में, ये अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में आता है। उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र काम आता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो देखें, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये जो क्रिया होती है उसे कहते हैं उत्सर्जन क्रिया। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और जिसमें या जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि वह तंत्र जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, हम उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मुख्य अंगों की। मुख्य अंग में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क के ही दो भाग होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं वृक्क छोटी छोटी असंख्यक छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम कहते हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन जिसे कहा जाता है। वृक्काणु की संरचना और वृक्क की संरचना हम अगले यानी कि 4B टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आज बात करते हैं मुख्य अंग वृक्क के बारे में, इसके अलावा सहायक अंगों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सहायक अंग जो होते हैं यानी कि वृक्क जो है वो मूत्र निर्माण करके मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में और सजीवों के शरीर में त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में, सहायक अंग के रूप में काम आती है, क्योंकि त्वचा से पसीना, आंसू, ये सब जो है वो उत्सर्जित होता है यानी कि बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा यकृत जो है वो भी एक सहायक अंग में काम आता है, हेल्पिंग में काम आता है। इसके अलावा फेफड़े जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और रक्त जो है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग का सहायक अंग कहलाता है या होता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क, जो कि एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने का काम करता है, अर्थात यूरिया द्वारा यकृत अमोनिया में बदल देता है और उसका उत्सर्जन पदार्थ करता है। यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। इसके अलावा अन्य कई पदार्थों का स्रावण या उत्सर्जन जो होता है वो अन्य अंग करते हैं, जैसे यकृत, त्वचा, फेफड़े और कुछ हद तक रक्त भी, जिन्हें हम सहायक अंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले त्वचा की। तो त्वचा जो है हमारी वो आंसुओं में यानी कि आंसू के रूप में, इसके अलावा पसीने के रूप में कई पदार्थों का उत्सर्जन करता है। जैसे पसीने में जल और लवण यानी कि साधारण नमक जिसे कहते हैं वो मिला होता है। इसके अलावा यूरिया का उत्सर्जन करता है वोमिटिंग के द्वारा, उल्टी के द्वारा, और साथ में ही लैक्टिक अम्ल और स्टेरोल्स या जैसे हाइड्रोकार्बन तेलीय पदार्थ होते हैं, सीबम, उनका उत्सर्जन करने का काम भी त्वचा द्वारा किया जाता है। देखिए, पसीने के रूप में बात करते हैं तो पसीने का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना।
हमारे शरीर का तापमान जो है उसे नियंत्रित करता है पसीना। और दूसरा उसका यानी दैत्तिक कार्य या दूसरा कार्य जो होता है वो होता है कि जल के साथ लवण व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे यूरिया हो, लैक्टिक अम्ल हो या सीबम के रूप में स्टेरोल्स या हाइड्रोकार्बन तेलीय पदार्थ हो, उनको शरीर से बाहर निकालना। बात करते हैं यकृत की। यकृत जो है वो जहरीले पदार्थों या विषैले पदार्थों को कुछ कम विषैले पदार्थों में बदलकर उनका उत्सर्जन करने का कार्य करता है आंतों द्वारा, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा। इसलिए इसे डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र कहा जाता है। यकृत को डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह विषैले पदार्थों को कम विषैले पदार्थों के रूप में बदलकर उनका उत्सर्जन करता है। जैसे हीमोग्लोबिन नाम जानते होंगे, जिसके कारण हमारा रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को पित्तवर्णक जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे हानिकारक प्रोटीन में बदलकर उन्हें आंतों की सहायता से शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करता है यकृत। उसके बाद में है फेफड़े। फेफड़े जो हैं, जैसे कि आपको पता होगा श्वसन तंत्र में भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वह फेफड़ों में जाती है और अन्य शरीर के अंगों तक पहुंचाई जाती है, पंप कर दी जाती है रक्त के द्वारा। उसके बाद में वह हमारे द्वारा खाए गए भोजन में बनने वाले कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जिसका उत्सर्जन फेफड़े करते हैं। तो फेफड़ा भी एक सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बात करते हैं रक्त की, तो कुछ चोट लगने पर जो अशुद्ध रक्त है वो भी बाहर निकल जाता है और उस अशुद्ध रक्त में कुछ हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी शरीर से उत्सर्जित या बाहर निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहायक अंग कहते हैं। त्वचा, यकृत, फेफड़े और रक्त ये सहायक अंग के रूप में उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नोट करें। देखिए अब है वर्गीकरण। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कि वो किस प्रकार का पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया उत्सर्गी की। नाम से ही पता चलता है यह जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अमोनिया के रूप में पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया चूँकि जल में विलय होता है, घुलनशील होता है, अत्यधिक जल्दी घुलता है, इसीलिए अमोनिया उत्सर्गी के उदाहरण भी जलीय जीव होते हैं, जैसे अस्थिल मछलियाँ, टेडपोल इत्यादि। इसमें अमोनिया यानी कि NH3 का उत्सर्जन होता है। नंबर 2 यूरियो उत्सर्गी। जैसे अमोनियो उत्सर्गी का नाम है अमोनियो का उत्सर्जन करने वाले जीव, जिसे हम अमोनियो उत्सर्गी या अमोनियोटेलिक जीव कहते हैं। ठीक वैसे ही यूरियो उत्सर्गी का मतलब है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, जिन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं या कहा जाता है। इन्हें अपेक्षाकृत अमोनिया की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है, चूँकि यूरिया भी जल में घुलनशील है। इसीलिए कुछ जलीय जीव जैसे समुद्री मछली, इसके अलावा उभयचर और स्थलचर जिनमें मनुष्य जीव जंतु आते हैं, वो सब यूरियो उत्सर्गी के उदाहरण होते हैं। यूरियो उत्सर्गी जीवों में यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिसका उत्सर्जन यूरिया के रूप में किया जाता है। उसके बाद में है यूरिको उत्सर्गी, यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव, जिन्हें यूरिको उत्सर्गी या यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नाम ध्यान रखें, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इनमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिक अम्ल जो होता है वो जल में विलय नहीं होता, इसीलिए यूरिक अम्ल जो होता है वो पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। उदाहरण है पक्षी या सरीसृप, यानी कि रेंगने वाले जीव जंतु, वे सभी यूरिको उत्सर्गी में आते हैं। जो कीट होते हैं वो जैसे और भी जैसे जो भी कीट होते हैं, जलीय कीट होते हैं, वो तो आते हैं अमोनिया उत्सर्गी में। बाकी जंतु जो स्थलचर या उभयचर हैं वो यूरियो उत्सर्गी में, और पक्षी और सरीसृप हैं वो यूरिको उत्सर्गी में आते हैं। ये है वर्गीकरण। इसके बाद देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के नामांकित चित्र को। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में चित्र। देखें, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है वृक्क, और उसके ऊपर जो ग्रंथि होती है दोनों तरफ, यानी कि मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं।
अधिवृक्क नाम इसीलिए है क्योंकि ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि है। ये 2 नलिकाएं यानी कि 2 सिराएं हैं। देखिए जो इधर वाली है यानी कि मेरी तरफ वाली, जिसे हम लेफ़्ट साइड राइट साइड कहते हैं, यानी मेरा वाला लेफ़्ट साइड, देखिए वो महाधमनी है, जबकि ये जो है वो पृष्ठ महाशिरा वाली शिराएँ हैं। ये पृष्ठ महाधमनी और ये पृष्ठ महाशिरा। ये वृक्क है दोनों तरफ का, एक की संरचना में थोड़ा सा बनाया हुआ है, क्योंकि आगे इसमें डिटेल में वृक्क और वृक्काणु की संरचना अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ उत्सर्जन तंत्र के बारे में है। बाहर का जो आवरण है उसे हम वृक्कावरण कहते हैं। अंदर वाला जो भाग है द्रव्य से भरा रहता है और एक ठोस पदार्थ से भरा रहता है। बीच में जो ये वृक्क के देखें, यहाँ जो ये वृक्क का जो हिस्सा है उसमें 2 नलिकाएं लगती हैं, एक अपवाही नलिका और एक अभिवाही नलिका। अपवाही नलिका और अभिवाही नलिका के मध्य वाले भाग को, जिस खांच को यह जो दरार होती है उसे हम कहते हैं हाइलम। इसके अलावा देखें ये मूत्रवाहिनियाँ जो वृक्क से कंडक्ट होती है और अंत में मूत्राशय में मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर उत्सर्जित किया जाता है। यह है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, नोट करें।